जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम क्विज चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं एसआई में पूछे गए 10 प्रश्नों का संविधान से जो कि रिलेटेड क्वेश्चन है उनका समावेशित प्रश्न मैं इसमें इकट्ठा करके लाया हूं। उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगी। जैसा कि आपने पहले थंबनेल देख लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, वरना वीडियो तो वैसे ही लंबी होगी। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, निम्न अपराध में से किस अपराध के लिए ले लेता हूँ ये पेन, किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है। ठीक है ना, संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है। तो यहाँ पे लिखा गया धारा 122 लिखा गया है, धारा 122। इसमें थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिखा गया है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना। ठीक है, हथियार जमा करना एक तो ये हो गया, और दूसरा कि लोग इत्यादि को जुटाना। तो इसके तहत क्या मृत्युदंड मिल सकती है? इसके तहत मृत्युदंड मिल सकती है। और एक और है, लिखा गया है 194 धारा के तहत कि ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या फिर पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा कर उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। ये दो हैं। इन दो केसेस में क्या ये दोनों ऐसे केस हैं कि ऐसा अगर करते हैं आप तो क्या आपको मृत्युदंड मिलेगी? ठीक है, क्या आपको मृत्युदंड मिलेगी? ऐसा करने से मृत्युदंड क्या मिल सकती है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन मैं आपके पास बारी बारी से पेश करता हूँ। ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी गया है, यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न में ये पूछा गया है। इसमें जो है पहला सिर्फ ए, ठीक है ना, सिर्फ ए में आपने देखा कि क्या उसमें बताया गया है कि सरकार के खिलाफ धारा 122 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना और लोग इत्यादि जुटाना। तो सिर्फ ए या ए और बी दोनों ही नहीं, या तो ये और ये बी दोनों में से कोई भी काम आप करेंगे तो आपको मृत्युदंड नहीं होगा। इसका ये कहने का मतलब है। सी में है ए और बी दोनों ऑप्शन, मतलब ये और ये दोनों में से दोनों काम अगर करते हैं तो भी आपको मृत्युदंड होगा। ठीक है, और इसमें लिखा है सिर्फ बी, ठीक है, कि अगर सिर्फ ये काम अगर करते हैं तो आपको मृत्युदंड होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये बात जो इसमें का ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन डी ही सही है। ठीक है ना, ऑप्शन इसका डी सही है। अब इसको जैसे आपको बता देता हूँ एक बार, ये वाला सही है, सिर्फ बी वाला। अगर कोई व्यक्ति है और उसको वो निर्दोष है और आप उसके लिए जितने भी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं वो सब कुछ गलत है, सारे गलत हैं, वो अंत में इस बात का पता चल जाता है न्यायालय को, और उसके लिए जो आपने सबूत इकट्ठा किए हैं वो व्यक्ति निर्दोष है, वो उसने कोई गलती नहीं करी है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से सबूत इकट्ठा करके अदालत को गुमराह कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा करके, ठीक है ना, अपराधी ठहरा करके उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। तो ऐसे झूठे सबूत गढ़ना और सबूत पेश करने के लिए, ठीक है सर, और अदालत को गुमराह करने में 194 धारा जो है इसके तहत उस व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा रोक करके जो कि निर्दोष है वो मृत्युदंड की सजा आपको दे दी जाएगी। ठीक है ना, ये धारा 194 है। लेकिन धारा 122 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप अपने सरकार के विरुद्ध कोई लोगों को गुमराह करते हैं, हथियार इकट्ठा करते हैं, लोग को जमाना इत्यादि जुटाना का काम अगर करते हैं आप, तो आपको कम से कम 10 वर्ष की सजा हो सकती है, 10 वर्ष की सजा हो सकती है, या फिर आजीवन कारावास हो सकता है। क्या हो सकता है? आजीवन कारावास।
या फिर आपको आजीवन कारावास हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको क्या हो सकता है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, जुर्माना भी दे सकते हैं, या तो जुर्माना या फिर आजीवन कारावास दोनों हो सकते हैं। जुर्माना के साथ 10 वर्ष की सजा भी हो सकती है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है, इसमें मृत्युदंड जो है वो नहीं दिया जाता है, मृत्युदंड इसमें नहीं मिलता है धारा 122 के तहत, लेकिन धारा 164 में ये नियम है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। धारा 194 में दिया गया है कि धारा 194 में अगर आप झूठे सबूत पेश करते हैं, झूठे गवाह पेश करते हैं, ठीक है, और अदालत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और जो निर्दोष व्यक्ति है उसके खिलाफ आप सारे आंदोलन करते हैं और सोचते हैं कि उसको मृत्युदंड की सज़ा मिल जाए, ठीक है, अपराधी उसको ठहराया जा सके, तो इसमें मतलब ये धारा 194 लागू करके और आपको मृत्युदंड की सज़ा दे दी जाती है। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा वो सिर्फ इस प्रकार से बी, सिर्फ बी जो है, यानी ऑप्शन डी में जो दिया गया है यही सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी मैंने इसको विस्तार से बताने की कोशिश करी है। ठीक है, इस प्रकार से ये थोड़ा सा लंबा हो गया। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए दूसरे वाले टॉपिक पे पढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसमें लिखा गया है कि भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति लागू हुई। भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति कब लागू हुई? ऑप्शन ए है 6 अक्टूबर 1860 से, 6 दिसंबर 1860 से, 1 जनवरी 1861 से और 1 जनवरी 1862 से। तो इसका अगर मैं बात करूं 6 अक्टूबर 1860 से, तो इसमें यह है कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता ये इस दिन भारतीय गवर्नर जनरल के द्वारा, ठीक है ना, 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय गवर्नर जनरल भारतीय गवर्नर जनरल के द्वारा इस दिन क्या कर दी गई, स्वीकृति दे दी गई। ठीक है ना, स्वीकृति इसको इसी दिन मिल गई थी। लेकिन इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं कि प्रवृत्ति लागू कब की गई? ये लागू किया गया था 1 जनवरी 1862 को। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ये वाला होगा। इस दिन भारतीय दंड संहिता को भारतीय गवर्नर जनरल की तरफ से स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो लिखा गया है कि भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र, क्या आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? आपको मेन बात इस पे ध्यान देना है, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया तो किसमें है? तो ये है धारा बी में, धारा बी में। इसका ऑप्शन ए वाला ही सही है। धारा 120 में इसका क्या किया गया है? इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है ना, इसको परिभाषित किया गया है। धारा 120 में इस बात को परिभाषित किया गया है। अगर हम धारा 124 की बात करते हैं तो धारा 124 में क्या किया गया है कि इसमें भारत के जो ये हैं, धारा 121 में तो ये है कि गवर्नर हो गया, ठीक है, और राष्ट्रपति हो गए। ये आज मेरी कलम थोड़ी सी पता नहीं धीरे क्यों चल रही है। ठीक है, राष्ट्रपति हो गए तो इन लोगों पे हमला करने की जो बात होती है, ठीक है, इसको विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है कि तो उनको जो धारा 121 के तहत दंड दिया जाता है। गवर्नर या राष्ट्रपति, राज्यपाल या राष्ट्रपति के ऊपर अगर आप आत्मघाती हमला करते हैं या फिर जान से मारने की कोशिश करते हैं तो इसमें ये धारा 121 में इसका पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है, इसमें इसका परिभाषा दिया गया है। लेकिन जो धारा 124 में है इसमें देशद्रोह, राजद्रोह का इसमें मुकदमा दायर किया जाता है। ठीक है ना, कि आप भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं या फिर कुछ लिख करके प्रकट करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे जो केसेस में धारा 124 लागू करी जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है भारतीय दंड संहिता। क्या है भाई? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 से संबंधित है। 1860 मैंने आपको पहले ही बताया कि 1860
1 जनवरी 6 अक्टूबर 1860, ठीक है ना। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 6 अक्टूबर 1860। तो इसी दिन भारत को भारतीय गवर्नर जनरल की तरफ से स्वीकृति और इसी को लागू कर दिया गया 1862 में। तो आज भी जो हमारे पास चलता है भारत के संविधान में धारा, वो 1860 के तहत ही चलता है। तो उसमें लिखा गया है, उसी से क्वेश्चन उठाया गया कि 1860 की धारा जो 1 है वो किससे संबंधित है? आपराधिक परिभाषा से। दूसरा है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। उसके बाद है संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार। तो एक बात बता रहा हूँ आपको, अपराध की परिभाषा जो है ये धारा 1 में इस बात को दिया गया है, और अपराध की परिभाषा और उसके विस्तार को भी दिया गया है। ये हुआ उसके प्रवर्तन और विस्तार। संहिता के नाम ये भी उसी में दिया गया है, और उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित ये सारी बातें ये धारा 1 में आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं। भारतीय दंड संहिता जो 1860 की धारा 1 संबंधित है वो इन तीनों में है। तो इसका जो सबसे सटीक जवाब होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ये सभी हैं, उपयुक्त सभी, ठीक है। यहाँ पे अपराध की परिभाषा दी गई है, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार के बारे में, संहिता के नाम और क्षेत्राधिकार के बारे में, ये सभी है इसमें। यानी कि इसमें जो ये वाला ऑप्शन है, ये डी वाला, ये होना तो चाहिए उपयुक्त सभी, लेकिन इसमें दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये वाला आंसर ही गलत है, ठीक है ना। ये होगा सभी इनमें का, ये पूरा ए, बी और सी तीनों है, ठीक है भाई। मैंने देखिए इसको टाइप नहीं किया है, मेरा एक और फ्रेंड है, मैंने उसके द्वारा इसको यहाँ पे बोला कि क्वेश्चंस लिख करके मतलब फ़ोटो खींच करके उनको यहाँ पे स्टैटिक कर दो, ताकि मैं सभी को बता सकूँ। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में धारा 1 में ये सब कुछ है, अपराध की परिभाषा, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार, संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित ये सब कुछ है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 में। तो ये ऑप्शन डी वाला गलत है, यहाँ पे होना चाहिए उपयुक्त सभी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अपराध के मूलभूत तत्व हैं? पहला, इंसान के द्वारा किए गए, ये सही है। आपराधिक इरादा, ये भी सही है। कोई अवैध कार्य या चूक, ये भी सही है। किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचा। यहाँ पे एक और ये क्वेश्चन है, आपराधिक इरादा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी का क्वेश्चन है, आया हुआ था कि मेंसरिया से क्या तात्पर्य है? मेंसरिया से, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा वहाँ पे, मेंसरिया। मेंसरिया से क्या, यहाँ पे शायद ऐसे हो सकता है, छोटा वाला, ठीक है। मेंसरिया से क्या संबंधित है? तो इसका जो जवाब होना चाहिए वो होगा दुराशय, दुराशय, ठीक है ना, दुराशय। तो ये वाला जवाब भी एक बार आया था, ये क्वेश्चन भी आया था, हो सकता है आगे आने वाले वीडियोज में मैं इनको इसके बारे में बात करूं। तो ये आपराधिक इरादा से होता है, इसका मतलब होता है दुराशय, ठीक है ना, मतलब आपराधिक करने के इरादे से। तो ये मेंसरिया का, इसका हिंदी मतलब होता है दुराशय, मेंसरिया इंग्लिश वर्ड है। तो ये पूछेगा कि मेंसरिया से क्या तात्पर्य है, तो जानते रहिए कि दुराशय होता है। तो इसमें जो मूलभूत तत्व हैं वो 4 होते हैं, इंसान द्वारा किए गए, आपराधिक इरादा, कोई अवैध कार्य या चूक से भी हो गई तो भी, अन्य किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। तो ये जो होता है ये सब कुछ होता है इन्हीं के तहत, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो PQRS, केवल PQ, केवल PR और केवल PQS। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ये ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? तो ये सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका, ये तीनों पर आधारित है, ठीक है ना। ABC इसका जो ये वाला ऑप्शन है ABC वही वाला सही है, ठीक है ना, ऑप्शन ABC। ये सभी जितने हैं वो सभी गलत हैं। सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका ये तीनों जगह से लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारी ये बात है कि भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है। मतलब स्त्री शब्द का क्या मतलब है? 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली महिला का? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। 18 वर्ष से ऊपर वाली आयु की महिला का? ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसका मतलब है कि वो छोटी हो या बड़ी, सभी का मतलब होता है। हाँ, डी देखिए ऑप्शन यही है, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला हो, मतलब वो छोटी हो या बड़ी। स्त्री का मतलब ही हो गया, सॉरी यहाँ पे ये गलत कर दिया मैंने,
ये किसी भी उम्र की महिला हो वो सभी के लिए ये स्त्री शब्द द्योतक है। तो इसका जो सही जवाब होगा, ठीक है ना, इसका जो सही जवाब होगा वो डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, भारतीय दंड संहिता का समुद्र क्षेत्र में क्षेत्राधिकार कितने तक फैला हुआ है? 12 समुद्री मील, 8 समुद्री मील, 8 मील, 12 मील। तो इसका जो सही जवाब है, ठीक है ना, ये 12 जो मील है ये नहीं है, 8 मील ये भी नहीं है, 8 समुद्री मील ये भी नहीं है, ठीक है ना, ये 12 समुद्री मील, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 12 समुद्री मील। ठीक है ना, यानी ऑप्शन जो ए है इसका यही वाला सही है, ऑप्शन ए हो। ये यहाँ पे एक बात है, ये जो 24 समुद्री मील है, ठीक है, 24 समुद्री मील, भारत का 24 समुद्री मील के बाद भारत की क्षेत्राधिकार सीमा चालू हो जाती है। और भारत क्या है, तो उसके बाद से जो आने जाने वाले जो जहाज़ें हैं उनसे कर वसूल करना शुरू कर देता है। कर वसूली का काम भारत सरकार के द्वारा 24 मील तक के एरिए से होता है, ठीक है ना, 24 समुद्री मील। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता किस धारा में भारत को परिभाषित करता है? तो भारत ये धारा 18 में परिभाषित करता है, ठीक है ना। धारा 16, 17, 19 इनको बारी बारी से बाद में पढ़ेंगे क्या है इनके बारे में, वीडियो ऐसे लंबी हो गई है आज की। अगला है भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? भारतीय दंड संहिता के अधीन 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था करी गई है, ठीक है ना। कितने प्रकार के दंडों की? 5 प्रकार के, ठीक है ना, ये नहीं है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है पहला है मृत्युदंड, मृत्युदंड। दूसरा है आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। उसके बाद तीसरा है आपका संपत्ति का संपहरण, नहीं ये होता है श्रम, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये है कठिन श्रम, कठिन श्रम के साथ मतलब उनको जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है, कठिन श्रम के साथ कारावास। उसके बाद ये या तो फिर ये सादा भी हो सकता है, सादा, इसके 2 भाग हैं, तीसरे वाले का सादा भी होता है। उसके बाद चौथा है संपत्ति का संपहरण, संपत्ति संपहरण, संपहरण। हमारी कलम आज बहुत स्लो चल रही है भाई, माफ़ कीजिएगा। संपत्ति का संपहरण। और इसमें जो 5वां है वो है जुर्माना, ठीक है ना, जुर्माना। ये 5 प्रकार के दंड हैं, या तो मृत्युदंड मिलेगा या फिर आजीवन कारावास या फिर कठिन श्रम के साथ आपको कारावास मिलेगा। ये 2 प्रकार का होता है, या तो सादा होगा मतलब आपको या तो काम करते करते आपको कारावास बितानी होगी या फिर सादा भी हो सकता है। संपत्ति का संपहरण, अगर आप संपत्ति आपकी जब्त कर ली जाएगी, कुर्की नीलामी जिसको कहते हैं, और ये जुर्माना। तो ये 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था करी गई है भारतीय दंड संहिता के अधीन में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये सारी वीडियोस समझ में आई होंगी, सारे क्वेश्चंस के जवाब भी आपको अच्छे से मिले होंगे। अगर वीडियो पे पहली बार हैं तो और चैनल पे भी पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एसआई में पूछे गए ही क्वेश्चन मैंने आपके सामने ला करके इकट्ठा किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।